इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो इस बात से लिंक है कि यूरोप और इंडिया के बीच में बहुत पुराने टाइम से ट्रेड होता था, और जो ये ट्रेड होता था ये लैंड रूट से होता था। ठीक है, होता किस लिए था ट्रेड? ठीक है, गुड। और कोई स्पेसिफिक रीजन? ठीक है, बताओ। स्पाइसेस के लिए मेन जो ट्रेड होता था वो स्पाइसेस के लिए होता था, कि इंडियन स्पाइसेस की यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि यूरोप में जो जिस तरह का फूड सिस्टम है वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन, उसमें स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और यूरोप में स्पाइसेस का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। उसके क्लाइमेटिक रीजन है जो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि क्यों वहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते। मेनली जो स्पाइसेस होते हैं वो साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में होते हैं, मतलब इंडिया और उसके नियर बाई के रीजन में स्पाइसेस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और इंडिया में स्पेसिफिकली बात करें तो कहाँ होता है? केरला में होता है। केरला को बोला जाता है स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं बताता जाऊं तो आप लोग नोट करते जाना साथ साथ, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इसकी। ठीक है, तो केरला में इसको बोला जाता है स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया। सो जो ये ट्रेड होता था, लैंड रूट से जो ट्रेड होता था यूरोप और इंडिया के बीच में, इसका रास्ता क्या था? इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, या पाकिस्तान से अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से ईरान, और फिर ईरान से तुर्की, या ईरान से इराक, और इराक से तुर्की, और तुर्की से यूरोप। ये लैंड रूट था जो फॉलो किया जाता था। ठीक है, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। ईरान की कैपिटल? क्योंकि बहुत सारी स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी आएगी जो चाहिएगी एग्जाम में, या हम लोग जब एडिटोरियल वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे वो चीजें मेंशन होंगी, तो कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कौन सी है? अफगानिस्तान की कैपिटल? काबुल। इराक की कैपिटल? कैपिटल ऑफ इराक? बगदाद। कैपिटल ऑफ तुर्की? अंकारा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ट्रेड होता था किसके बीच में? इंडिया के बीच में और यूरोपियन कंट्री के बीच में ट्रेड रूट चलता था। ये ट्रेड रूट का रास्ता होता था इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान होके भी ईरान जा सकते हैं, और डायरेक्टली पाकिस्तान की बाउंड्री भी ईरान से लगती है। ईरान से डायरेक्ट तुर्की जा सकते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं डायरेक्ट, या फिर ईरान से इराक और फिर तुर्की जा सकते हैं। ठीक है, और तुर्की से यूरोप जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखना, तुर्की एक ऐसी कंट्री है जो एशिया में भी आती है और यूरोप में भी आती है, दो दो कॉन्टिनेंट में आती है। ठीक है, दूसरी ऐसी कंट्री कौन सी है?
रसिया, ठीक है। दूसरी ऐसी कंट्री है रसिया। तो इस लैंड रूट से ट्रेड बहुत स्मूथली होता था। उसका रीजन था इस पूरे ट्रेड रूट पे रोमन एम्पायर का कब्जा। जब ये ट्रेड रूट होता था तो इस पूरे के पूरे एरिया पे रोमन एम्पायर राज करता था। रोमन एम्पायर एक क्रिश्चियन एम्पायर था। ठीक है। लीनियंट रूलर थे, लो टैक्स, वेरी लेस प्लंडरिंग, नो इंटरमीडिएरीज, बिचौलिए नहीं होते थे। कोई भी पर्सन यूरोप से सीधा आके इंडिया में ट्रेड कर सकता था। रूलर जो था वो लीनियंट थे, तो बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगाते थे जो ट्रेडर्स थे उनके ऊपर, ठीक है। और प्लंडरिंग नहीं होती थी, लूटपाट नहीं होती थी। तो मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रेड को प्रोटेक्शन था। तो जब तक ये रोमन एम्पायर वहां पे रहा तो ये लैंड रूट का ट्रेड जो अभी हमने पढ़ा पूरा का पूरा, ये बहुत स्मूथली चल रहा था, ठीक है। रोमन एम्पायर का फॉल हुआ और वहां पे ओटोमन टर्क एम्पायर आया या ओटोमन एम्पायर आया। जो टर्क पीपल जो थे वो रूल करते थे उसको, और टर्क जो थे वो मुस्लिम्स थे। इससे पहले क्रिश्चियंस का एम्पायर था। तो ये एम्पायर चेंज हो गया मुस्लिम एम्पायर में, ठीक है। ये जो चीजें हम लोग कर रहे हैं ये जाके जब एंड अप होंगी तो बहुत सारी चीजों को में रेलिवेंसी ऐड करेंगी, आज के टाइम की भी और पहले वाले में भी, ठीक है। तो हमें स्टोरी को पीछे से समझना पड़ेगा कि चीजें कैसे चल रही थी, ठीक है। सो ओटोमन टर्क जब वहां पे आए, मुस्लिम रूलर थे, तो इसका सारा का सारा उल्टा सिस्टम हो गया, ठीक है। क्रूअल रूलर थे, हाई टैक्स लगाया, बहुत ज्यादा प्लंडरिंग होती थी और इंटरमीडिएरीज आ गई बीच में। मतलब इंडिया से और ओटोमन एम्पायर तक एक पर्सन लेके जा सकता था सामान को, और फिर वहां से इंटरमीडिएरी जाते और फिर वो आगे यूरोप के अंदर लेके जाते थे। तो ट्रेड करना उतने फायदे का सौदा नहीं रहा जितना पहले होता था। और दूसरा, प्लंडरिंग लूटपाट की वजह से जो प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी ट्रेडर्स को, क्योंकि ट्रेडर्स का अपना खुद का कोई प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं था, तो उनको बहुत ज्यादा प्लंडरिंग होने लगी। तो धीरे धीरे जो ट्रेड था वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है, आई रिपीट, एंशिएंट ट्रेड चलता था इंडिया और यूरोप के बीच में, ठीक है। ट्रेड का हमने वेद रास्ता देखा, कौन कौन से कंट्रीज से होके जाता था, ठीक है। इस रास्ते में जो हमने देखा तो तुर्की को गेटवे ऑफ यूरोप भी बोला जाता है, कि एशिया से जब आप यूरोप जा रहे हो तो तुर्की को गेटवे ऑफ यूरोप बोला जाता है, ठीक है। तो वहां पे स्टार्टिंग में रोमन एम्पायर था, क्रिश्चियन रूलर थे, तो ट्रेड जो है वो स्मूथली चल रहा था। उसके कुछ रीजंस थे कि क्यों वो ट्रेड इतना स्मूथली चल रहा था। रोमन एम्पायर को टेक ओवर किया ओटोमन एम्पायर ने, ठीक है।
ओटोमन एम्पायर के जो रूलर थे वो मुस्लिम रूलर थे और उन्होंने हाई टैक्सेशन कर दिया, प्लंडरिंग ज्यादा होने लग गई, ठीक है, जो इंटरमीडियरीज थे वो बहुत ज्यादा आ गए, तो इस वजह से वो ट्रेड जो है वो सस्टेनेबल नहीं रहा था जो इंडिया और यूरोप के बीच में चल रहा था। क्लियर? तो ये पहला सिनेरियो है जो हमें समझना था। अब हम ये समझेंगे, क्योंकि इस सबको हम कल्मिनेट करेंगे, कल्मिनेट का मतलब होता है एंड अप करना, किसी चीज को कंक्लूड करना, ठीक है, कल्मिनेट। तो इस सबको हम कल्मिनेट करेंगे कि इंडिया में सी रूट से जो यूरोपियन जाए वो कैसे आए थे, ठीक है। तो उनका आने का रीजन आपको समझ में आ गया कि लैंड रूट बंद हो गया। अब लैंड रूट बंद हो गया तो उनको सी रूट ओपन करना था। सी रूट ओपन करने से पहले लेकिन यूरोप में बहुत कुछ हुआ, हम वो थोड़ा सा समझेंगे कि वो सी रूट कैसे डिस्कवर हुआ था, ठीक है। उसको समझने के लिए हमें यूरोपियन सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि उस टाइम की यूरोपियन सोसाइटी कैसी थी। उस टाइम यूरोप में एक इनवर्ड लुकिंग सोसाइटी थी। कैसी सोसाइटी थी? इनवर्ड लुकिंग। इनवर्ड लुकिंग मतलब होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी, हु आर नॉट ओपन टू चेंज, जो चेंज नहीं होना चाहते, मतलब एक परसिस्टेंट एक सिस्टम था जो कभी से चला आ रहा था और उसी को फॉलो करते थे। वो सिस्टम क्या था? यूरोप के अंदर चर्च जो था वो ऑल पावरफुल था, मतलब चर्च में पोप जो बोल देता था उसी चीज को फॉलो कर लिया जाता था, ठीक है। दूसरा फ्यूडल सिस्टम था। उस टाइप के यूरोप में। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या था, इतना तो समझ में आ गया कि चर्च ऑल पावरफुल था, तो मतलब रिलीजियस हेड होते थे, ठीक है, राजा होते थे, उनसे ऊपर रिलीजियस हेड होते थे। फ्यूडल सिस्टम क्या था? एक सिस्टम था जहां पे टॉप में होता था किंग या क्वीन, उसके नीचे होते थे नोबेलिटी या उनके नोबल, और उसके नीचे होते थे सर्व्स या पीजेंट, ठीक है। तो किंग वॉज द ओनर ऑफ द लैंड, तो जिस एरिया में कोई भी राजा राज करता था वो उसका ओनर होता था। तो किंग अपनी लैंड को नोबल्स को दे देता था, नोबेलिटी उसके बदले में किंग को प्रोटेक्शन देती थी। ठीक है, राजा के पास जो आर्मी नहीं होती थी अपनी उस टाइम पे इतनी, तो जो नोबेलिटी थी वो उसको प्रोटेक्शन देती थी, या नोबेलिटी को अपना लॉयल बनाए रखने के लिए राजा उनको अपनी जमीन दे देता था कि आप जमीन लो और इन रिटर्न मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे और मेरी फैमिली को। नोबेलिटी उस लैंड को फर्दर पास ऑन कर देती थी सर्फ या पीजेंट्स को, और इन रिटर्न उनसे वो लेती थी कैश में या काइंड में, मतलब या तो कोई सर्विसेज ले लेती थी उनसे, ठीक है, या उनसे पैसे ले लेती थी। पैसा उस वक्त होता नहीं था, तो कैश का मतलब है कि सारी की सारी पेमेंट बुलियंस में होती थी। बुलियंस का मतलब होता है प्योर फॉर्म ऑफ एनी मेटल, तो मतलब गोल्ड सिल्वर इनमें सारी की सारी पेमेंट जाती थी, बुलियंस की पेमेंट का मतलब है। तो ये सारा का सारा सिस्टम उस टाइम पे यूरोप में चल रहा था। ये हम एंशिएंट यूरोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनवर्ड लुकिंग सोसाइटी थी, चर्च पावरफुल था, फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, ठीक है। ये सारा सिस्टम बहुत सेंचुरीज तक ऐसे ही चलता रहा यूरोप में, और फिर
मिडल ऑफ 14th सेंचुरी में यहां पे ब्लैक प्लेग आया। ठीक है, ये ब्लैक प्लेग एक डिजीज थी जिसकी वजह से हुआ क्या, लगभग किसी जगह पे 30 और किसी जगह पे 50% तक पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई। मतलब 30% से 50% तक यूरोप के जो पीपल से थे डाइड इन दिस ब्लैक प्लेग। जो ये ब्लैक प्लेग चला लगभग 1347 से और 1447 तक, इट वाज 14th ना, 1347 से और लगभग 1351 तक चला था यूरोप में। इस ड्यूरेशन पे क्योंकि डिजीज के लिए इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं होती थी, तो लगभग हाफ ऑफ द यूरोप पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, खत्म हो गई थी। एस्टिमेट जो डेथ हुई थी दैट वर 75 मिलियन टू 200 मिलियन के बीच का एक रफ आइडिया है कि इतने लोग जो है वो मारे गए। ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, इस ब्लैक प्लेग की वजह से सबसे जो ज्यादा इंपैक्ट हुआ वो था फ्यूडल सिस्टम। शॉर्टेज ऑफ सर्व्स और पीजेंट्स। ठीक है, सर्व्स की या पीजेंट की शॉर्टेज होने से होगा क्या, यहां पे शॉर्टेज है, मैक्सिमम पॉपुलेशन भी यहीं पे है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इन लोगों के रेट बढ़ गए। इसको आप ऐसे समझ लो, इस पॉलिसी को लेसा फेयर की पॉलिसी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एक पॉलिसी होती है इकोनॉमिक्स में लेसा फेयर। दैट मीन्स कि मार्केट डिसाइड करती है बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई कि कोई प्रोडक्ट कितना चलेगा। अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, लिमिटेड सप्लाई है, तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये चीज हम देखते भी हैं कि कोई चीज है अगर वो मार्केट में थोक के भाव में मिल रही है तो उसके प्राइस नीचे मिलेंगे हमेशा, और जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिल रही उसके प्राइस बढ़ेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। लेसा फेयर की पॉलिसी बोलते हैं इसको इकोनॉमिक्स में। मीन्स लेट द मार्केट डिसाइड। कई बार तो कई एग्जाम्स में सिर्फ यही पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय लेसा फेयर। मीन्स लेट द मार्केट डिसाइड। मार्केट मतलब नेचुरल कंपटीशन को डिसाइड करने दो कि किसी चीज का प्राइस क्या होगा। डिमांड और सप्लाई के बेस पे वो चीज ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस अपने आप नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। तो मार्केट फोर्स अपने आप डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, इस पॉलिसी को देने वाले मेन पर्सन थे एडम स्मिथ। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इनकी एक बुक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैं बता रहा हूं सारी की सारी। वेल्थ ऑफ नेशंस। और इस बुक
को ओरिजिन माना जाता है कैपिटलिज्म की फिलॉसफी का, कि रियल कैपिटलिज्म की फिलॉसफी इस बुक से स्टार्ट हुई थी। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि कैपिटलिज्म की फिलॉसफी क्या थी, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखना। लेसा फेयर का मतलब है लेट द मार्केट डिसाइड। मार्केट कैसे डिसाइड करेगी? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसको देने वाले थे एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और उनकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें उन्होंने ये चीज लिखी थी सारी की सारी, ठीक है। सो यहां पे सप्लाई कम हो गई, सर्फ या पीजेंट्स जो थे वो बहुत लिमिटेड बचे थे, ठीक है, क्योंकि वाइप आउट होने में वही सबसे ज्यादा थे, क्योंकि उन्हीं के पास जो उस टाइम के जो ट्रेडिशनल मेडिसिन थे वो भी उन्हीं के पास सबसे कम थे। ऑब्वियस है, ये हर उसमें होता है कि जो लोअर एंड होता है सोसाइटी में, लोअर स्टेटा होता है, कोई भी सोसाइटल इंपैक्ट पड़ता है किसी भी डिजीज का या किसी भी प्रॉब्लम का, तो उसमें सबसे ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो ये वाइप आउट हो गए, तो जो बचे हुए थे वो या तो इधर उधर दूसरी कंट्रीज में भाग गए, नेबरिंग कंट्रीज में, या फिर उन्होंने अपने प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए कि हम बहुत ज्यादा प्राइसेस लेंगे, या आपको जमीन बहुत ज्यादा लेंगे और प्राइस बहुत कम देंगे उसका, ठीक है। तो इससे पूरा का पूरा फ्यूडल सिस्टम जो है इसमें यूरोप में वो लड़खड़ा गया। मतलब इसको बोला जाता है एंड ऑफ द फ्यूडलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में फ्यूडलिज्म का एंड हो गया, ठीक है। फ्यूडलिज्म का एंड होने के बाद यूरोप में हुआ था राइज ऑफ कैपिटलिज्म। एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, और इसके बाद धीरे धीरे होगा राइज ऑफ कैपिटलिज्म, और राइज ऑफ कैपिटलिज्म होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। इसको ऐसे समझो कि लेबर शॉर्टेज है, तो लोगों ने ये ढूंढा कि कैसे हम कम लेबर में ज्यादा काम कर सकते हैं। ये कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस, ठीक है। तो जो फ्यूडल लॉर्ड थे जिनके पास जमीन थी, क्योंकि जमीन तो खत्म नहीं हुई ना, जमीन तो वहीं पे है, तो अभी उनके पास पीजेंट या सर्फ कम थे, तो उन्होंने नई नई टेक्निक ढूंढना स्टार्ट किया कि हम कैसे ज्यादा जमीन पे कम लोगों के साथ काम कर सकते हैं। तो इससे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ ब्रिटेन या यूरोप में। कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ? साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो लोग छोटे लेवल पे मशीनरीज मैन्युफैक्चर करने लगे, मतलब बहुत सिंपल मशीन जिसको हम बोलते हैं, ताकि कम लोग ज्यादा काम कर सके। फिर धीरे धीरे वो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगने लग जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये चीज होने से पहले भी ब्रिटेन में भी यूरोप में कुछ हुआ था, पहले हम उसको पढ़ेंगे। एंड ऑफ फ्यूडलिज्म के बाद राइज ऑफ कैपिटलिज्म हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था वो पढ़ेंगे एक बार। जैसे फ्यूडलिज्म का एंड हुआ तो यूरोप में रेनेसां मूवमेंट आया। रेनेसां मूवमेंट, रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है। रीबर्थ किस चीज का हुआ? फिलोसफी का। फिलोसफी मतलब बड़े बड़े फिलोसफर्स आए, उन्होंने अपनी बात को रखा। लिटरेचर का और आर्ट का, इनका रीबर्थ हुआ। और ये रीबर्थ
होने का एक बड़ा रीजन ये भी था कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रोमन एम्पायर से ओटोमन एम्पायर जब चेंज हुआ तो यहां पे रोमन एम्पायर बहुत ही एडवांस लेवल का एम्पायर था। यहां पे अच्छा खासे फिलोसफर्स होते थे, लिटरेचर था, ठीक है, आर्ट था, यहाँ पे हर चीज का राइज हुआ था। क्योंकि जब कोई मॉडरेट एम्पायर होता है या लीनियंट एम्पायर होता है तो वहां पे ये चीजें राइज करती हैं, इन चीजों को जगह मिलती है। मतलब फिलोसफी को एक पर्सन कोई बात कह रहा है तो उसकी बात सुनी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा लिटरेचर लेके बहुत सारे फिलोसफर यूरोप के बाकी हिस्सों में चले गए थे, मतलब मेनली टर्की से, क्योंकि उस वक्त टर्की जो है वो मेन सीट होता था रोमन एम्पायर का। तो टर्की से बहुत सारे फिलोसफर, बहुत सारा लिटरेचर लेके यूरोप में भाग गए थे और यूरोप में अलग अलग जगह पे जाके उन लोगों ने उस लिटरेचर को फैलाया, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहां पे रेनेसा मूवमेंट आया। और ये मूवमेंट सबसे पहले इटली में आया था 15th सेंचुरी में। 15th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में पूरे यूरोप में रेनेसा मूवमेंट आया, मतलब रीबर्थ हुआ आर्ट का, लिटरेचर का, फिलोसफी का, ठीक है। इसको बोला जाता है इनलाइटनमेंट ऑफ यूरोप, कि यूरोप को इनलाइटनमेंट मिला, यूरोप में रीजनिंग जो थी वो दोबारा से राइज हुई। यूरोप का इनलाइटनमेंट हुआ। इनलाइटनमेंट का मतलब ये है कि वहां पे रीजनिंग स्टार्ट हुई, पीपल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। जैसे चर्च की अथॉरिटी पे लोग क्वेश्चन करने लग गए। चर्च बोलता था कि ऐसा होगा तो पूछते थे ऐसा क्यों होगा। चर्च में पोप बोलता था दैट वी आर द मैसेंजर सेंड बाय द गॉड, तो वो लोग पूछने लगे कि लोगों ने कि गॉड ने आपको ही क्यों चुना, हमें क्यों नहीं चुना, या किसी तीसरे पर्सन को ही क्यों चुना, आपको क्यों चुना। दिस वाज द टाइम जहां पे राइज ऑफ रीजनिंग या राइज ऑफ लॉजिक, जो एक तरह से बोलते हैं, लॉजिक जो वर्ड है वो भी यूरोप से ही उसका राइज हुआ है, ठीक है। तो राइज ऑफ रीजनिंग या राइज ऑफ लॉजिक जो है वो यूरोप में हुआ, ठीक है। इनलाइटनमेंट मूवमेंट होने से साइंटिफिक मूवमेंट को पुश मिला। क्योंकि साइंटिफिक मूवमेंट मतलब साइंस का राइज। साइंस क्या बोलती है? साइंस वाई, हर चीज पे वाई क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि ऐसा हुआ तो क्यों, ऐसा हुआ तो क्यों, तो वाई जो है वो साइंस लगा देती है। तो साइंटिफिक मूवमेंट का राइज होने का मेन रीजन यूरोप में इनलाइटनमेंट का राइज था। साइंटिफिक मूवमेंट का राइज हुआ तो यूरोप में इंडस्ट्रीज बनी और एक स्पेशल इंडस्ट्री का राइज हुआ, दैट वाज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। इसके पैरेलल में बहुत कुछ हुआ था यूरोप में, लेकिन हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हम लोगों को चाहिए, ठीक है। सो फ्यूडलिज्म का एंड हुआ। फ्यूडलिज्म का एंड क्यों हुआ था? ब्लैक प्लेग आया। ब्लैक प्लेग के कारण नियरली हाफ ऑफ द यूरोप पॉपुलेशन वाइप्ड आउट, जिसकी वजह से फिर बाद में फ्यूडलिज्म के एंड के बाद रेनेसा मूवमेंट आया। इटली से स्टार्ट हुआ 15th सेंचुरी में और 17th सेंचुरी तक पूरे यूरोप में वो फैल गया। उसमें राइज हुआ लिटरेचर का, आर्ट का, फिलोसफी का। जब इन चीजों का राइज होता है तो पीपल विल स्टार्ट आस्किंग। अब वो कोई चीज नहीं सीखेंगे या पढ़ेंगे तो पुराने मिथ जो है वो सेटल्ड आउट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, तो लोग नई चीजों के बारे में पूछते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया के लिए आज के टाइम पे बोला जाता है कि फॉर सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम इन इंडिया
इज एजुकेशन। जिस दिन इंडिया में एजुकेशन प्रॉपर लेवल पे आ गया, इंडिया में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज हम कितना भी फाइट करते रहें, कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। किसी भी चीज को सिर्फ एजुकेशन सोल्व कर सकता है, और वो उस लेवल पे हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, इस वजह से हम लोग इतने पिछड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से एजुकेशनल राइज था ये रेनेसां मूवमेंट। इनलाइटनमेंट हुआ पूरे यूरोप में, जिसकी वजह से साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया और जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्री बनी, तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बनी। क्लियर है? शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बनी तो उस टाइम पे यूरोप में दो नेशंस पावर में थे। जैसे आज के टाइम पे वर्ल्ड में अगर हम देखें मेनली, तो यूएसए, चाइना, इनका ज्यादा डोमिनेंस है। अगर हम किसी दो पावर्स के बारे में बात करें, अगर हम यूरोप की बात करें तो जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन, इन ये ज्यादा पावर में है। ठीक है, तो उस टाइम पे यूरोप में जो दो पावरफुल कंट्री थी वो थी पुर्तगाल एंड स्पेन। ठीक है, कैपिटल ऑफ पुर्तगाल लिस्बन, कैपिटल ऑफ स्पेन मैड्रिड। तो उस टाइम पे ये दो कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल थी यूरोप में। सिस्टम उस टाइम पे भी यूरोप में, जब हम बात कर रहे हैं, सिस्टम मोनार्कियल ही था। मोनार्कियल सिस्टम वो होता है जहां पे किंग और क्वीन का रूल होता है। या इसको मोनार्की भी बोल सकते हो आप, किंग, रूल ऑफ किंग और क्वीन। ब्रिटेन में आज के टाइम पे भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। आज भी मोनार्की है ब्रिटेन में, लेकिन वो कौन सी मोनार्की है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है वो आप लोग पॉलिटी में पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे रूल किंग और क्वीन का ही था। फ्यूडल सिस्टम फेडअप हो गया था, वाइप्ड आउट हो गया था, लेकिन रूल अभी भी किंग और क्वीन का ही था। तो पुर्तगाल और स्पेन सबसे ज्यादा पावरफुल थे। सो इन लोगों ने, यहाँ के जो किंग थे, उन्होंने एक ट्रीटी की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के राइज होने के बाद, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस। इट हैपन इन 1494। कौन सी ट्रीटी हुई? ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस। थोड़ा सा अजीब वर्ड हो सकते हैं क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़ तो पहले भी चुके होंगे, लेकिन आप उनको ध्यान नहीं होंगे। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है 9th-10th क्लास में ये चीजें। ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस हुई। ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस में क्या डिसाइड हुआ? कैप वर्डे आइलैंड्स। आइलैंड होता है किसी भी लैंड का वो पोर्शन जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको बोलते हैं आइलैंड। एनी पार्ट ऑफ द लैंड दैट इज सराउंडेड बाय द वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। तो कैप वर्डे आइलैंड, जो कि एटलांटिक ओशियन में है, ठीक है, एटलांटिक ओशियन इज वन ऑफ द 5 ओशियंस। 5 ओशियन है, कौन कौन से?
पैसिफिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, एंटार्क्टिक या साउदर्न। तो इनमें से एक ओशियन है एंटार्क्टिक ओशियन। एंटार्क्टिक ओशियन में केप वर्डे आइलैंड है, इनकी लोकेशन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ है उसके वेस्ट में ये केप वर्डे आइलैंड है अटलांटिक ओशियन में। तो ट्रीटी ये हुई कि इन केप वर्डे आइलैंड्स के ईस्ट में वेस्ट में और ईस्ट में, इसके वेस्ट में जितना भी पार्ट है वर्ल्ड में, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था उस वक्त तक कि वर्ल्ड में क्या है क्या नहीं है, ठीक है, जितना भी पार्ट है वर्ल्ड में उस सब के ऊपर स्पेन का कब्जा होगा, ठीक है, और ईस्ट में जितना भी है उस पे पुर्तगाल का कब्जा। ये इस ट्रीटी में डिसाइड कर लिया इन लोगों ने, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल थे उस वक्त वर्ल्ड में, तो डिसाइड कर सकते थे। और उस टाइम पे कोई न्यूक्लियर वेपन्स या आर्म्स एंड एम्यूनेशन तो होते नहीं थे, ठीक है, तो फाइट करते थे। तो सबसे ज्यादा पावरफुल ये दो किंगडम थे, पोर्तुगीज किंगडम और स्पेनिश किंगडम। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया म्यूचुअली कि ठीक है, केप वर्डे आइलैंड से जितना भी वेस्ट में है वो स्पेन के पास होगा और जितना भी ईस्ट में है वो किसके पास होगा, पुर्तगाल के पास होगा। इस ट्रीटी को फॉलो करते हुए 1498 में वास्को डी गामा इंडिया में आए, कैलीकट में, जो आज का कोझिकोड, ठीक है। और जिस टाइम पे ये इंडिया में आए थे उस टाइम पे इंडिया में मुगल रूल था, ठीक है। सो दे वर द फर्स्ट, सॉरी दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत मुस्लिम रूलर थे, इतना समझ में आ गया? रिवाइज करो एक बार, मैं तो आज चलता जाऊंगा ऐसे आगे आगे आगे, आप स्टोरी की तरफ सुनते जाओगे। अब जब ये सी रूट फाइंड आउट किया गया और जब ये ट्रीटी हुई इन दो देशों के बीच में, तो इस ट्रीटी का एक मेन रीजन था थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। यूरोप में, क्योंकि वहीं पे इंडस्ट्री राइज हो रही थी, कैपिटलिज्म का राइज हुआ, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, तो मिड ऑफ 16th सेंचुरी में यूरोप में एक थ्योरी का राइज हुआ जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। किसने दी ये अननोन है कि किसने वो थ्योरी दी थी, लेकिन ये थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म क्या बोलती है? वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज लिमिटेड, whosoever will have the maximum wealth will be all powerful।
वेल्थ जो है वर्ल्ड में लिमिटेड है, जिसके पास मैक्सिमम वेल्थ होगी वो ऑल पावरफुल होगा। ठीक है, ऑल पावरफुल के लिए एक वर्ड होता है ओमनीपोटेंट। जनरली ये वर्ड गॉड के लिए यूज किया जाता है, ओमनीपोटेंट। मीन्स ऑल पावरफुल। और उस वक्त क्योंकि मोनार्कियल सिस्टम था तो हर एक किंग ज्यादा से ज्यादा पावर गेन करना चाह रहा था। ठीक है, अब पावर मिलेगी वेल्थ से, वेल्थ कहां से आएगी? लैंड से। यूरोप में क्योंकि लैंड लिमिटेड थी, ठीक है, या तो नेचुरल रिसोर्सेज डिग आउट किए जाएं, वेल्थ वहां से बन सकती है, या फिर लैंड पे कुछ ग्रो किया जाए, वेल्थ वहां से बन सकती है। क्योंकि यूरोप में वेल्थ लैंड लिमिटेड थी तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग बाहर जाएंगे, यूरोप से बाहर निकलेंगे और वर्ल्ड में जितनी भी लैंड है उस पे हम लोग उसको कैप्चर करेंगे। जिसके पास जितना ज्यादा कैप्चर ऑफ लैंड होगा उतना ज्यादा वेल्थ होगा और वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो एक जनरल बिलीफ था, इस फिलोसफी को बोलते हैं, फिलोसफी या थ्योरी को थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म, जिसका यूरोप में राइज हुआ था, जिसकी वजह से कोलोनाइजेशन हुआ अलग अलग कंट्रीज का। इसकी वजह से हुआ क्या? कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन का मतलब होता है फिजिकली टेक ओवर ऑफ वन कंट्री बाय द अनदर कंट्री फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, लिख लो, फिजिकल टेक ओवर ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री, फिजिकल टेक ओवर ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गेन। इस कोलोनाइजेशन की वजह से हमने पढ़ा सबसे पहले 1948 में पोर्तुगीज इंडिया में आए और वो इंडिया से फाइनली गए कब? 1961 में वो इंडिया से गए फाइनली। कहां से गए? गोवा से। गोवा से वो अपने आप नहीं जाना चाह रहे थे, ठीक है, उनको फोर्सफुली मूव आउट किया गया था। एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन विजय। मिलिट्री ऑपरेशन था जहां पे पोर्तुगीज को फोर्सफुली बाहर निकाला गया इंडिया से 1961 में। सो दीज वर द लास्ट colonial power or European power to move out of India, and they were the first European power to come to India. ठीक है, आए कहां पे थे? कैलिकट। इसके बाद सेकंड जो आए 1602 पे वो थे डच। ठीक है, उस टाइम के हॉलैंड, और नीदरलैंड। ठीक
ठीक है, दे वर द सेकंड टू कम टू इंडिया। ये गए 1795 में अप्रोक्स इसके अराउंड गए थे, और ये सबसे पहले जहां पे आए मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, क्या हॉलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टरडैम। देन इसके बाद 1608 में इंडिया में आए ब्रिटिश। ठीक है, आए, यहां पे भी कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, यहां पे आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये इंडिया में रहे 1947 तक, और इन्होंने अपना जो पहला प्लेस बनाया था इंडिया में, दैट वाज सूरत। ठीक है, ये इनकी फैक्ट्रीज थी जहां पे, सॉरी कैलीकट में ये आए थे, इनकी फैक्ट्री थी सबसे पहले कोचीन, जो आज का कोची है केरला में। पोर्तुगीज आए, कैलीकट में थे, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली थी, जो आज का कोची है केरला के अंदर। डच, हॉलैंड या नीदरलैंड, नीदरलैंड इसको इसलिए बोलते हैं, नीदर बिलो, लैंड, लैंड से बिलो, मतलब ये वाटर से बिलो लैंड है। नीदरलैंड एक ऐसी कंट्री है जो सी लेवल से नीचे हाइट पे है। ठीक है, इसलिए उसको नीदरलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री जो खोली वो खोली मसूलीपट्टनम में। ठीक है, फैक्ट्री क्या थी बेसिकली, ये लोग ट्रेड करने के लिए, कि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, सी रूट के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा शिप आएगा, तो उसमें अगर हमें जो भी चीज को लोड करना है तो उसको हम पहले गैदर करके रख लेते हैं, उस चीज को ये फैक्ट्री बोलते थे। ठीक है, एक छोटा एरिया ले लेते थे, वहां पे इंडिया से अलग अलग जगह से जो भी इनको चाहिए था वो वहां पे गैदर कर देते थे, और जब भी शिप आता था तो उसमें उसको बोर्ड कर देते थे, तो उस एरिया को ये फैक्ट्री बोलते थे। कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, जस्ट वहां पे इकट्ठा करते थे चीजों को। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड जो आए, थर्ड हो गए, फोर्थ जो आए वो थे डेनिस, आज का ये आए इंडिया में, इंडिया से गए ठीक है, कैपिटल ऑफ डेनमार्क कोपनहेगन, और इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली थी ट्रैंक्यूबार्ग, और ट्रैंक्यूबार्ग था क्या है, तमिलनाडु में। उसके बाद सबसे लास्ट में आए फ्रेंच, या फ्रांस बोल लो, फ्रांस। ये आए 1664 में, गए लगभग ओवर तो 1760 के अराउंड ही हो गया था इनका, इंडिया से जो मेन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1760 में चली गई थी, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे भी। इस टाइम पे बैटल ऑफ वांडीवॉश हुई थी।
ये बैटल ऑफ ओंडी वॉस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, इनको मूव आउट करने के लिए इंडिया से, ठीक है। और इसके बेस पे इनके बीच में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस, एज पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, उसमें डिसाइड ये हुआ था कि इंडिया से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपना जो ट्रेड है उसको बहुत लिमिटेड कर लेगी और इंडिया में इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। और इन्होंने भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में ही खोली थी, बिकॉज ये ब्रिटिशर्स को टक्कर देना चाहते थे। फ्रांस और ब्रिटेन में ट्रेडिशनल राइवलरी है हिस्टोरिकली पहले से ही यूरोप के अंदर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अलग अलग यूरोपियन पावर्स पढ़ी जो इंडिया में सी रूट के थ्रू आई। क्यों आए? ट्रेड करना था, एक तो स्पाइसेस की डिमांड थी, दूसरा जो थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म थी उसका राइज हुआ, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी बनाना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा लैंड जो है वो एक्वायर करना चाह रहे थे। स्टार्टिंग में ये हर एक जगह पे एज ए ट्रेडर गए थे, इंडिया में भी ये एज ए ट्रेडर ही आए थे, ठीक है, लेकिन लेटर ऑन रूलर बन गए, ठीक है। यहां तक एक बार पढ़ो फिर हम आगे चलेंगे। अब इस चीज को हम थोड़ा सा बैक में और लेके जाएंगे, और मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक वर्ड बताया था कि यूरोप में कैपिटलिज्म का राइज हुआ, ठीक है। सो ये कैपिटलिज्म का जो फादर माने जाते हैं वो है एक पर्सन कार्ल मार्क्स, और ये भी एक यूरोपियंस हैं, ओरिजिनली जर्मनी से ये बिलोंग करते थे। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यूरोप में खासकर ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। तो उस टाइम पे ये पर्सन यूरोप में अलग अलग इंडस्ट्रीज जो एरिया थे उनकी डेवलपमेंट देख रहा था कि कैसे कैसे इंडस्ट्री राइज हो रही है। अब इंडस्ट्री राइज हो रही है, ये एक फिलोसोफर है जो बहुत जगह पे पढ़ा जाता है। पहले फिलोसोफर क्या होते हैं? किसको बोलते हैं फिलोसोफर? फिलोसफी क्या होती है? हाँ नहीं, थॉट्स, आइडियाज बोलते हैं। आपकी आइडियोलॉजी क्या है, तो मतलब आपकी फिलोसफी क्या है। ऐसा सुना नहीं आप लोगों को कि एवरी इंडियन इज ए फिलोसफर, कि यहाँ पे सभी फिलोसफर हैं। तो फिलोसफर सभी होते हैं, सभी की एक आइडियोलॉजी होती है, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे हैं हिस्ट्री में जिनकी फिलोसफी ने लार्ज पब्लिक पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, जिन्होंने कुछ बोला और उस बात का एक लार्जर पब्लिक पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, तो उन पर्सन्स को एज ए फिलोसफर हम पढ़ते हैं। फिलोसफर अब सभी है, लेकिन पढ़ी उन्हीं की फिलोसफी जाती है जिन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसने लार्ज पब्लिक पे कोई ना कोई इम्पैक्ट डाला, ठीक है। तो ऐसे ही एक फिलोसफर है कार्ल मार्क्स। इन्होंने 2 बुक लिखी थी। एक बुक का नाम है दास कैपिटल और एक बुक का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो।
ये फ्रेडरिक एंजल, इनके एक फ्रेंड थे जिन्होंने ये सेकंड बुक को कंपाइल किया था। कार्ल मार्क्स लिखता रहता था, उसके पेजेस को उसकी डेथ के बाद कंपाइल करके उसको बुक बनाया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस पर्सन ने, फ्रेडरिक एंजल, ठीक है। और ये बुक ये लिखता था। इन बुक्स में इसने कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में लिखा हुआ है। अब ये दो चीजें आए दिन न्यूज़पेपर में आप पढ़ोगे। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिज्म की फिलोसफी को फॉलो कर रहा है। वेस्ट जो है वो कैपिटलिज्म चाह रहे हैं। सो फाइट बिटवीन चाइना एंड यूएसए इज अ फाइट बिटवीन कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये वर्ड जो टर्मिनोलॉजी है हम डे टू डे लाइफ में पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स में बहुत बार आएगी। तो वो फिलोसफी यहां से राइज हुई थी, इस पर्सन ने लिखा था। तो इसको फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी बोला जाता है और फादर ऑफ कम्युनिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। गड़बड़ हो गई। फादर ऑफ कैपिटलिज्म नहीं है ये, फादर ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म है। फादर ऑफ कैपिटलिज्म थे एडम स्मिथ, जो हमने पहले पढ़े थे, वेल्थ ऑफ नेशंस। इन्होंने जस्ट फिलोसफी दी थी कैपिटलिज्म। उस फिलोसफी को एडम स्मिथ ने अपनी बुक के थ्रू प्रूव किया था। तो फादर ऑफ कैपिटलिज्म बोले जाते हैं एडम स्मिथ, फादर ऑफ कम्युनिज्म एंड फादर ऑफ सोशलिज्म बोले जाते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो अब हम पहले ये तीन फिलोसफीज देखेंगे कि ये तीन फिलोसफीज क्या हैं जो लेटर ऑन इंपैक्ट करेंगी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। किसी को पता है? आइडियोलॉजी, तीनों आइडियोलॉजी हैं, वो ऑब्वियस फिलोसफी है तो आइडियोलॉजी होंगी, ठीक है। किसकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं? लेफ्ट और राइट वाले। क्या होता है लेफ्ट और राइट? बस पता हुआ है कि लेफ्ट और राइट किस होता है, ठीक है। सोशलिज्म में गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट भी। ये तीनों को डिफाइन किस बेस पे किया गया है? ओनरशिप। इन तीनों को डिफाइन किया गया है ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहला चैप्टर था जो आप लोगों ने 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ा था, वहां लिखा हुआ था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। तो इन तीनों आइडियोलॉजी को हम इस बेस पे डिफाइन करेंगे। क्या बेसिस है डिफाइन करने का? ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले समझते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको क्या बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप अगर प्राइवेट के पास है, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास, तो वो कैपिटलिज्म है। अगर इनकी ओनरशिप कम्युनिटी के पास है, कम्युनिटी मतलब कलेक्टिव ओनरशिप, मतलब कोई एक ओनर नहीं है, और अगर इनकी ओनरशिप गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट, तो वो सोशलिज्म है। ठीक है, इज्म का मतलब होता है, जहां पे ये वर्ड इज्म आ जाएगा वो फिलोसफी है। कुछ भी है अगर इज्म वर्ड आ गया है तो फिलोसफी है। ठीक है, तो ये तीन फिलोसफी है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, जिसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं किसके बेस पे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब इनके डेफिनेशन देखते हैं कि कम्युनिज्म क्या बोलते हैं। डेफिनेशन देखने से पहले कार्ल मार्क्स ने इनके बारे में क्या बोला था वो देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने ये बताया कि कोई भी सोसाइटी है वो इवॉल्व करेगी, उसका इवोल्यूशन होगा। ठीक है, इवोल्यूशन होगा मतलब उसके अंदर चेंज आएगा। इवोल्यूशन का मतलब है चेंज आएगा। तो उस चेंज का बेसिस जो है किसी भी सोसाइटी का, इवोल्यूशन जो होगा या सोसाइटी में जो भी चेंज आएगा, उस चेंज का बेसिस जो होगा वो ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो। ये बात वो बोल के गया, उसने ये बात अपनी बुक में लिखी कि किसी भी सोसाइटी में इवोल्यूशन आएगा या कोई भी चेंज आएगा तो वो चेंज का बेसिस जो होगा ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे होगा। कैसे? तो उसने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले एंशिएंट कम्युनिज्म था। ठीक है, ये वर्ड बार बार आ रहा है कम्युनिज्म, इसका मतलब होता है नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, सो पुराने टाइम पे जो एंशिएंट मैन था, ठीक है, या ह्यूमन बीइंग थे, उनके पास कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती थी। अगर हम प्री हिस्टोरिकल पीरियड में चले जाएं तो वहां पे ओनरशिप होती ही नहीं थी। ह्यूमन बीइंग एज ए वॉन्डरर घूमता रहता था, तो कोई ओनरशिप तो थी ही नहीं। तो इसने बताया कि पुराने टाइम पे क्या था? एंशिएंट कम्युनिज्म था। उसके बाद कुछ पर्सन ऐसे हुए जिन्होंने उस टाइम के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो टूल्स होते थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो टूल्स होते थे उन पे मास्टरी हासिल कर ली। मतलब उन्होंने छोटे मोटे जो आर्म्स हथियार थे उस टाइम के, क्योंकि वॉन्डरर था और खाना क्या खाता था, मतलब जो अदर एनिमल्स थे उनको किल करते थे और उनको ही खाते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर तो डेवलप हुआ ही नहीं था तब तक। ठीक है, तो उनको किल करने के लिए जो भी उनको आर्म्स चाहिए थे उस लेवल, उस टाइम के, ठीक है, उन पे मास्टरी हासिल कर ली थी कुछ पर्सन्स ने।
ठीक है, तो वो बन गए मास्टर्स और बाकी उनके बन गए स्लेव। ये धीरे धीरे हुआ और कई हजार सालों में जाके ऐसा हुआ कि एंशिएंट कम्युनिज्म से मास्टर स्लेव रिलेशनशिप आया सोसाइटी में। सोसाइटी का पहला इवोल्यूशन हुआ, पहला चेंज सोसाइटी में ये आया एज पर कार्ल मार्क्स। इसके बाद धीरे धीरे ये जो मास्टर्स थे ये ओनर ऑफ द लैंड बन गए और ये जो स्लेव थे ये पीजेंट्स या सर्व्स बन गए और ऊपर आ गया ओनर ऑफ लैंड। तो ये जो मास्टर स्लेव रिलेशन था ये फ्यूडल सिस्टम में चेंज हो गया, जो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यूरोप में बहुत पुराने टाइम में चलता था। नॉट ओनली इन यूरोप, पूरे वर्ल्ड में फ्यूडल सिस्टम होता था। ठीक है, तो ये एक और इवोल्यूशन आया, एक और बड़ा चेंज हुआ सोसाइटी में, जिसको होने में हजारों लाखों साल लगे होंगे। देन उसके बाद ये जो फ्यूडल सिस्टम था, अच्छा इसमें ऊपर होते थे ये जो ओनर थे, इनको बोलते थे फ्यूडल लॉर्ड्स, और नीचे होते थे पीजेंट और सर्व, यानी जो स्लेव थे वो सर्व बन गए और मास्टर जो थे वो क्या बन गए, फ्यूडल लॉर्ड बन गए। फिर उसके बाद चेंज हुआ और कैपिटलिज्म का सिस्टम आया। जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो फैक्ट्री ओनर बन गए और जो पीजेंट या सर्व थे वो वर्कर बन गए, और फिर से हिस्टोरिकली ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ और सोसाइटी में एक चेंज आया। देन उसके बाद सोशलिज्म आया सोसाइटी में। सोशलिज्म में क्या हुआ कि जो ये फैक्ट्री ओनर थे ये तो रहे ही रहे, लेकिन जो ये वर्कर्स थे इनमें से कुछ जो हैं वो सोसाइटी में हायर रैंक पे आ गए, या इसको दूसरे वे में ऐसे समझो कि कैपिटलिज्म के आने से पहली बार मिडिल क्लास का एग्जिस्टेंस आया। कैपिटलिज्म आने से पहले मिडिल क्लास नाम की कोई चीज नहीं होती थी, या तो अपर क्लास नोबेलिटी होती थी या फिर आप सर्फ या पीजेंट हो। तो कैपिटलिज्म के आने से राइज ऑफ मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास कौन थे? जो फैक्ट्रीज में मैनेजर के तौर पे काम करते थे, ठीक है, या जो इंडस्ट्रियल्स की जो इंडस्ट्रीज थी उनको संभालते थे, अगर उनकी एक से ज्यादा इंडस्ट्री को संभालते थे, या मशीन जो है उनको लुक आफ्टर करते थे। ठीक है, तो एक नई क्लास का पहली बार राइज हुआ जिसको बोलते हैं राइज ऑफ मिडिल क्लास। तो ये बोला जाता है मिडिल क्लास का राइज जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की देन है। उससे पहले मिडिल क्लास नाम की कोई चीज नहीं होती थी, या तो रिच क्लास होता था या पुअर होता था। आप या तो रिच हो, नोबेल फैमिली से हो, या फिर आप पुअर हो। ठीक है, बीच वाला कोई सिस्टम था नहीं मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास जो आई, या बाद में हम लोग पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन जो आया, अर्बन एरिया रूरल एरिया बने, ये सब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की देन है। जो पोल्यूशन का कंसेप्ट आया वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आया। ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट आया वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आया। तो ये हम आफ्टर इफेक्ट पढ़ेंगे कि आफ्टर इफेक्ट क्या क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के, तो ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अर्बनाइजेशन आया, क्राउडेड सिटीज हुई, पोल्यूशन का कंसेप्ट आया, मिडिल क्लास का राइज हुआ, ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत मेजर चेंज किए ह्यूमन सोसाइटी में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से मिडिल क्लास का राइज हुआ, और ये मिडिल क्लास के राइज की वजह से अलग अलग जगह पे गवर्नेंस के अलग अलग सिस्टम बने, जिसमें से एक सिस्टम जो होगा वो सोशलिज्म होगा, जहां पे पहली बार गवर्नमेंट का एक सिस्टम आएगा।
ठीक है, अभी तक तो किंग और क्वीन होते थे। फिर गवर्नमेंट का एक सिस्टम आएगा कि जहां पे लोगों को गवर्न करने के लिए एक गवर्नेंस का सिस्टम बनेगा, तो वो आएगा सोशलिज्म में। तो यहां पे प्राइवेट प्लस पब्लिक ओनरशिप का कंसेप्ट आया कि प्राइवेट ओनरशिप तो होती ही थी, पब्लिक ओनरशिप का कंसेप्ट आया। पहली बार इक्वेलिटी और लिबर्टी का कंसेप्ट आया। इससे पहले ऐसे कोई कंसेप्ट नहीं होते थे कि इक्वेलिटी क्या है, लिबर्टी क्या है। ये सारे का सारा आया, और ये मेनली कब आए थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये कंसेप्ट निकल के आए थे और ये सोशलिज्म का कंसेप्ट आया। ठीक है, सोशलिज्म का कंसेप्ट, ये कार्ल मार्क्स का प्रेडिक्शन है। सोशलिज्म का कंसेप्ट एक टाइम के बाद, अभी फिलहाल सोशलिज्म का कंसेप्ट चल रहा है, सोशलिस्ट है। चाहे कोई कंट्री कैपिटलिस्ट है तो वहां पे भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट है। सोशलिस्ट गवर्नमेंट वो होती है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होती है, और आज वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ये क्लेम करते हैं दैट वी आर डेमोक्रेटिक, चाहे वो हो या ना हो। ठीक है, इवन चाइना भी बोलता है दैट वी आर डेमोक्रेसी, रशिया बोलता है वी आर डेमोक्रेसी, चाहे वो नहीं है। ठीक है, तो वो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट सोशलिज्म के साथ ही है। तो कार्ल मार्क्स का बोलना है कि मॉडर्न कम्युनिज्म आएगा और ये जो कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मॉडर्न कम्युनिज्म का मतलब है, उसका कहने का मतलब है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगी, लोगों में अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का सारा कंसेप्ट फिर से खत्म हो जाएगा, और जो कम्युनिटी की ओनरशिप होगी, जिस पर्सन के अंदर जो भी स्किल होगी वो अपनी स्किल के अकॉर्डिंग सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो फाइनल प्रोडक्शन आएगा उस फाइनल प्रोडक्शन में से वो टेक आउट कर लेगा। और ये मॉडर्न कम्युनिज्म का एक सिस्टम आएगा जो अभी तक नहीं आ पाया है। ये उसकी प्रेडिक्शन है, क्योंकि उसने बहुत सारी प्रेडिक्शंस ऐसे की, क्योंकि वो तो यहाँ पे था इस एरा में, तो उसने पहले वाले प्रेडिक्शंस किए, उसके बाद वाला प्रेडिक्शन तो यहाँ तक उसके प्रेडिक्शन सही चल रहे हैं कि ये चीजें हुई, लेकिन यहाँ के बाद ये वाला प्रेडिक्शन उसका अभी तक नहीं हो पाया है। उसके अलग अलग रीजंस हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है कौन बता के गया है? कार्ल मार्क्स बता के गया है। उसका ये बोलना था कि जो सोसाइटी में इवोल्यूशन हुआ, जो सोसाइटी इवोल्व हो रही है, वो इवोल्व किस बेस पे हो रही है? बेस क्या है उसका? ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो उसने एक बात बोली कार्ल मार्क्स ने, दैट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ evolution in material changes in society। कि जो मैनकाइंड की हिस्ट्री इवोल्व हुई वो किस वजह से हुई? कि जैसे जैसे सोसाइटी में मटेरियल चेंजेस आए, मटेरियल चेंजेस का मतलब है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस आए, वैसे वैसे सोसाइटी में चेंज आते गए। ठीक है, तो ये बात वो कार्ल मार्क्स बोल के गया। उसकी एक्चुअल फिलोसफी जो थी वो कम्युनिज्म की फिलोसफी थी, which says there would be no private property every person या every individual will
contribute in total production of society as per his or her skills and will take out from the final production as per their needs or require। ये उसकी बेसिक फिलॉसफी थी। उसके बेसिक फिलॉसफी का रीजन ये था जिसको उसने नाम दे दिया किसकी फिलॉसफी? कम्युनिज्म की फिलॉसफी। यहां जब वो नीड्स और रिक्वायरमेंट कह रहा था, सो ही वाज टॉकिंग अबाउट द बेसिक नीड और रिक्वायरमेंट। बेसिक नीड और रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? खाना, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जिस पर्सन को जितना चाहिएगा वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ड्रॉ कर लेगा। ये उसकी फिलॉसफी है, कम्युनिज्म की फिलॉसफी। ठीक है, इस फिलॉसफी को अभी वर्ल्ड में 2 कंट्री मेनली फॉलो करती हैं जो क्लेम करती हैं कि हम कम्युनिस्ट कंट्री हैं, रसिया एंड चाइना। ठीक है, रसिया में कम्युनिज्म एस्टैब्लिश किया था एक पर्सन है, उनका नाम है व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन किया 1917 में। वहां का जो किंग और क्वीन और जो नोबेल फैमिली थी उनकी हत्या कर दी और वहां पे क्लेम किया कि हम लोगों ने कम्युनिज्म को स्थापित कर दिया है, कम्युनिज्म को एस्टैब्लिश कर दिया है। ठीक है, तो पहली जो ऐसी मेजर कंट्री जो कम्युनिस्ट कंट्री अपने आप में बनी थी वो थी रशिया। ठीक है, फिर उन्होंने इस कम्युनिज्म की फिलॉसफी को और ज्यादा फैलाने के लिए 1922 में यूएसएसआर बनाया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। 14+ रसिया, 14 कंट्री और एक रसिया को बनाया। और क्या बनाया? यूएसएसआर बनाया। ये यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब टूट गया, और रसिया सबसे बड़ी कंट्री वहां बन के आई। 1991 तक ये यूएसएसआर चला और 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया और रसिया सबसे बड़ी कंट्री वहां पे बन के आई। ठीक है, उसकी स्टोरी को बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। सिमिलर लाइन पे ये लिख लिया, इरेज कर दूं।
अच्छा, यूएसएसआर की फिलोसफी सोशलिज्म नहीं, कम्युनिज्म थी। ये बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है, लेकिन जो इनिशियल फिलोसफी थी यूएसएसआर की वो कम्युनिज्म की थी। इसको जब व्लादिमीर लेनिन को लगा कि हम लोग कम्युनिज्म की फिलोसफी को अडॉप्ट कर लिया है हम लोगों ने, तो फिर उनको लगा कि अब उसको रन कैसे किया जाए, कि कम्युनिज्म एक फिलोसफी तो है लेकिन उसको आप चलाओगे कैसे, मतलब ऐसा पॉसिबल कैसे करोगे कि सभी लोग अपनी स्किल के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करें और अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले लें। जब उनके सामने ये क्वेश्चन आया कि ऐसा कैसे किया जाए, तो उन्होंने कम्युनिज्म के अंदर एक चेंज किया जिसको लेनिनिज्म के नाम से जानते हैं, बाद में पढ़ेंगे। वो चेंज क्या था, उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था वेंगार्ड। वेंगार्ड एक पार्टी बनाई, उन्होंने बताया कि ये जो कम्युनिज्म है इस फिलोसफी को, कार्ल मार्क्स ने ये तो बता दिया कि कम्युनिज्म की एक फिलोसफी ऐसी होनी चाहिए जहां पे सभी इक्वल हैं और ओनरशिप ऑफ लैंड नहीं होगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इस फिलोसफी को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए ग्राउंड पे। तो उसके लिए लेनिन ने बोला कि वो चेंज मैं बताऊंगा वर्ल्ड को कि कैसे कम्युनिज्म को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाए। तो उसने एक पार्टी बनाई जिसको वेंगार्ड के नाम से जानते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, मैं इतना डिटेल में गया नहीं, ठीक है। उसकी हेल्प से उसने बताया कि ये पार्टी टेक केयर करेगी कि सभी अपनी स्किल के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करें और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले लें। वहां से उसी चेंज को फिर बाद में चाइना में अडॉप्ट किया माओ सेतुंग ने, जब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बनाई जो आज भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उनकी ओरिजिनल फिलोसफी कम्युनिज्म की थी, लेकिन वो उनको समझ में आया टाइम के साथ चलेगी नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने पार्टी बनाई और उसमें फर्दर चेंज किए। उसके बाद उनकी डेथ के बाद 1924 में उनकी डेथ हो जाएगी। 1924 में एक और पर्सन आएंगे वहां पे, स्टालिन। तो स्टालिन जो है उस फिलोसफी को आगे बढ़ाएंगे और उसमें फर्दर चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, कभी इतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा अभी। तो उनकी ओरिजिनल फिलोसफी कम्युनिज्म की ही थी। कम्युनिज्म की फिलोसफी को फॉलो करते हुए उन्होंने बोला कि सबको बराबर करना है, तो सबसे पहली चीज जो करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी कि रॉयल फैमिली को हटाओ। अब रॉयल फैमिली इतना इजीली नहीं हट सकती थी, इसलिए वो ब्लड सेड हुआ, एक बैटल हुई जिसके अंदर उन्होंने पूरी की पूरी जो नोबेल फैमिली थी, किंग या क्वीन थी, उनको मार डाला, ठीक है। इसीलिए जहां पे भी कम्युनिज्म वर्ल्ड में एस्टैब्लिश हुआ वहां पे ब्लड सेड हुआ। चाइना में भी सेम ब्लड सेड हुआ और रशिया में भी सेम ब्लड सेड हुआ। इसीलिए जो कम्युनिज्म है उसको वो अपने उसको बोलते भी हैं लाल सलाम के नाम से वो करते हैं। लाल सलाम जो है वो कम्युनिज्म की पहचान है। आज की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसका ओरिजिन भी बाद में वहीं से होगा, ठीक है। तो कम्युनिज्म की जो हिस्ट्री है वो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ ब्लड सेड, क्योंकि बिना ब्लड सेड के ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी कि आप मोनार्कियल सिस्टम को कम्युनिज्म के सिस्टम में बदल दो। तो वो लोगों को समझाया पहले लेनिन ने, फिर एक मूवमेंट चलाया ऑल अक्रॉस द रशिया में, ठीक है। लेकिन उस मूवमेंट से बात नहीं बनी तो उन्होंने हथियार उठाए और नोबेल फैमिली जो थी उसको किल कर दिया। तब जाके उन्होंने बोला था कि अब कम्युनिज्म एस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन फिर बात यह आई कि इसको रन कैसे किया जाए। अब ये तो सिस्टम है, अब इतने सारे लोग हैं, उनको कैसे समझाओगे और कौन उनको समझाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि फिर उसने देखा कि क्योंकि उसने भी कार्ल मार्क्स को पढ़ा था, तो कार्ल मार्क्स तो ऐसा कुछ लिख के ही नहीं गया कि इसको प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। उसने फिलोसफी तो बता दी लेकिन उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तो नहीं बताया कि होगा कैसे ऐसा। तो उसने बोला वो मैं बताऊंगा वर्ल्ड को, और उन्होंने एक पार्टी बनाया कि ये सिस्टम पार्टी बना के किया जाएगा, ठीक है। और वही पार्टी बनने से ही सोशलिज्म का राइज हो गया। पार्टी कैसे बनेगी, लोग इलेक्ट करेंगे, और जहां इलेक्शन हो गया वहां सोशलिज्म आ गया। तो वो कम्युनिज्म की फिलोसफी एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाई और वो सोशलिज्म में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इसीलिए फिर इनका इसको यूएसएसआर को बोला जाता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। जो सोवियत वर्ड है इसका मतलब है इलेक्टेड काउंसिल।
चुने हुए लोग, ठीक है। सोशलिस्ट एक ऐसी काउंसिल, इलेक्टेड काउंसिल जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम करेगी, सोशलिस्ट। रिपब्लिक जहां पे हेड जो है वो इलेक्टेड होगा, उस सिस्टम को बोलते हैं रिपब्लिक। इसलिए ये नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, यूएसएसआर उन्होंने बनाया था। इसी सेम चीज को 1949 में चाइना में किया माओ सेतुंग नाम के एक पर्सन ने। उसने भी सेम ब्लड शेड किया चाइना में, जो रॉयल फैमिली थी उनको मार दिया, ठीक है। और उनमें से कुछ जो रॉयल फैमिली के पर्सन्स थे वो बचकर भाग गए और बाद में उन्होंने आइलैंड पे जाके अपने आप को प्रोटेक्ट किया और उस आइलैंड को आज हम लोग ताइवान के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि चाइना कहता है ताइवान हम लोगों का हिस्सा है, ठीक है। तो दो चाइना है, एक ताइवान। ताइवान बोलता है कि हम लोग ओरिजिनल चाइना है, क्योंकि जो फैमिली जो थी स्टार्टिंग में चाइना पे रूल करी थी वो हम है। तो दो है, एक तो है आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक है पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीआरसी बोलते हैं चाइना के लिए, जो एक्चुअल चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहने को पीपल्स रिपब्लिक है नहीं। और रिपब्लिक ऑफ चाइना दूसरा नाम है ताइवान का। तो जो फैमिली बच के भाग गई थी उस टाइम पे, माओ सेतुंग जब ये ब्लड शेड कर रहा था, मतलब वो लीडर था उस मूवमेंट का जो चल रही थी चाइना में, तो वहां की रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर भाग के एक आइलैंड पे चले गए थे, जिसको आज के नाम पे हम ताइवान के नाम से जानते हैं। वो एक कंट्री है। तभी चाइना और ताइवान के बीच में स्ट्रगल रहता है। चाइना बोलता है ताइवान तो हमारा हिस्सा है, हम उसको कभी भी ले लेंगे, लेकिन ताइवान को सपोर्ट है यूएसए का, मिलिट्री सपोर्ट है, तो वो उस पर अटैक नहीं कर सकते। लेना इसलिए चाहते हैं क्योंकि ताइवान आज के टाइम पे सेमीकंडक्टर में वर्ल्ड में नंबर 1 है। आज कुछ भी सेमीकंडक्टर के बिना नहीं चल सकता, लाइफ ही नहीं चल सकती सेमीकंडक्टर के बिना। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कुछ भी ले लो आप, घर में यूज होने वाले, फ्रिज, एसी, कूलर, कार, डिजिटल वॉच, कंप्यूटर, सब कुछ सेमीकंडक्टर पे चलते हैं। तो ताइवान की जो गवर्नमेंट कंपनी है वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 है। उन्होंने कुछ टाइम पहले एक कंपनी होती थी, पता नहीं आप लोगों ने कितना नाम सुना है, इंटेल को बीट कर दिया था सेमीकंडक्टर चिप बनाने में। क्योंकि सेमीकंडक्टर इस चीज का खेल है कि आप कितना नैनो लेवल पे जाके, कितना माइक्रो लेवल पे जाके चीजों को बना सकते हो, तो वो सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर बनाने में ताइवान की जो गवर्नमेंट कंपनी है वो नंबर 1 है वर्ल्ड में आज के टाइम पे। तो मतलब सेमीकंडक्टर बनाने में ताइवान लीडर, वर्ल्ड लीडर है। तो चाइना, यूएसए ये चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, ताकि वो इंडिपेंडेंट रहेगा तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट यूएसए को मिलेगा। चाइना कह रहा है कि ताइवान तो हमारा हिस्सा है, हम उसको कभी भी ले सकते हैं। तो इसलिए वो उनके बीच में टसल चलता रहता है, ठीक है। तो माओ सेतुंग ने 1949 में सेम चीज चाइना में की, जो चीज व्लादिमीर लेनिन ने 1917 में रशिया में की थी। और इन दोनों ने क्लेम किया कि दोनों जगह पे कम्युनिज्म स्थापित हो गया है। हुआ नहीं था, पार्टी की हेल्प से लेनिन ने उसको बनाया। उसी फिलॉसफी को माओ ने फॉलो किया और उन्होंने बोला कि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बनाएंगे और वो पार्टी जो है पूरी कंट्री को रन करेगी। और आज भी वो लगभग 5000 लोगों की एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं कि वहां पे जो लोग इलेक्ट होते हैं उस पार्टी में, उनको लोग इलेक्ट करते हैं। तो वहां पे भी डेमोक्रेसी है, उनका मानना है। और उस 5000 लोगों की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो चाइना का जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट करती है। तो ये सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ये कम्युनिज्म की फिलॉसफी दूसरी जगह जहां पे फॉलो होती है वो चाइना। यूएसएसआर पुराने टाइम पे इस कम्युनिज्म की फिलॉसफी को बियर नहीं कर पाया था, मतलब बहुत सारी कंट्रीज को अपने साथ जोड़ना चाहता था, लेकिन ये फिलॉसफी ही प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस वजह से ये लोग खुद ही
हाफ कैपिटल और हाफ सोशलिज्म में कन्वर्ट हो गए, चाइना भी और रशिया भी। ठीक है, इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाइना में सबसे ज्यादा है आज के टाइम पे, और इंडस्ट्री कैपिटलिज्म का सिंबल है, कम्युनिज्म का सिंबल है ही नहीं। ठीक है, जहां पे भी इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री वहीं लग सकती है जहां पे प्राइवेट ओनरशिप होगी, एंटरप्रेन्योर आएंगे, कैपिटल लगाएंगे, लेबर होगी, तो वहां पे इंडस्ट्री लग सकती है। और 1980s में चाइना ने इस बात को समझ लिया था कि कम्युनिज्म की फिलॉसफी काम नहीं कर सकती, तो उन्होंने वहां पे कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया था। लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये मॉडिफाइड वर्जन है कम्युनिज्म का, उन्होंने उसके लिए वर्ड कैपिटलिज्म यूज नहीं कहा, उन्होंने बोला इट्स मॉडिफाइड कम्युनिज्म, कि हमने कम्युनिज्म को मॉडिफाइड कर दिया है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। तो उन्होंने उसको मॉडिफाइड कम्युनिज्म बोलते हैं, उसको कैपिटलिज्म आज भी नहीं बोलते। ठीक है, सो ये तीन फिलॉसफी है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म। एक तो ओनरशिप के बेस पे इनकी डेफिनेशन होगी, दूसरा इनकी डेफिनेशन इनकी डिस्टिंक्शन इस बात पे होती है कि व्हाट कैन बी प्रोड्यूस, हाउ मच ऑफ इट कैन बी प्रोड्यूस एंड एट व्हाट प्राइस इट कैन बी सोल्ड। तीन चीजें। पहली, व्हाट कैन बी प्रोड्यूस, क्या पैदा किया जा सकता है, क्या उगाया जा सकता है। हाउ मच ऑफ इट कैन बी प्रोड्यूस, कितना उसको पैदा किया जा सकता है, कितनी क्वांटिटी में। एंड एट व्हाट प्राइस इट कैन बी सेल। इन तीनों पे अगर प्राइवेट ओनरशिप या प्राइवेट कंट्रोल है तो उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। क्या बनाना है, कितना बनाना है, किस प्राइस पे सेल करना है, इसका कंट्रोल अगर गवर्नमेंट के पास नहीं है और इसका कंट्रोल प्राइवेट हाथों में है तो वो है कैपिटलिज्म। चाइना, आप यूएसए चले जाओ, वहां पे एमआरपी नाम का कोई सिस्टम नहीं होता जो इंडिया में होता है। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस का कोई सिस्टम नहीं है। कहां पे? चाइना में। तो फिर चीजें बिकती कैसे हैं? स्टार्टिंग में एक वर्ड बताया था मैंने आपको, लेट द मार्केट डिसाइड। बहुत ज्यादा बन गई हैं, सस्ती बिकेंगी। अगर डिमांड नहीं है और बहुत ज्यादा बन गई हैं, ठीक है, और अगर बहुत कम है और डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा होगा। तो वहां पे आप हर शॉप पे जाओगे, एक ही प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग मिलेगा आपको, क्योंकि वहां पे कितने में बिकेगी ये बेचने वाला डिसाइड करता है। ठीक है, तो वो कैपिटलिज्म है। What can be produced, how much of it can be produced and at what price you can sell it। अगर इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है मैक्सिमम हद तक तो वो सोशलिज्म है। इंडिया में आप कोई भी फैक्ट्री खोल लो, गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए पहले। कितना उसमें प्रोडक्शन करोगे ये भी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा आपको। हर एक जगह पे लिमिट डिसाइडेड है कि आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो कंपटीशन को किल कर रहे हो, तो उसके लिए इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो वो आप पे फाइन लगा देगा। तो आपको उस चीज को भी देखना पड़ता है। ठीक है, ये चीजें आप पढ़ोगे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं आप बाद में पढ़ाऊंगा कि कैसे मोनोपोली को किल करता है वो, कि इंडियन गवर्नमेंट मेक श्योर करती है किसी भी इंडस्ट्री की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। हालांकि हो रही है इंडिया में, आप देखोगे कि मोबाइल नेटवर्क में जियो की मोनोपोली है। कुछ टाइम पहले तक वोडाफोन, आइडिया, डोकोमो, पता नहीं क्या क्या होता था। पिछले करीबन 5-7 साल में सब खत्म हो गया और सिर्फ एक ही पार्टी मेन बची है, जियो। तो ये मोनोपोली है, लेकिन वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रहा, तो वो एक अलग वो है। लेकिन इंडिया में व्हाट यू विल प्रोड्यूस, लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट का। हाउ मच ऑफ इट यू विल प्रोड्यूस, अगेन गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। एंड एट व्हाट प्राइस यू विल सेल इट, एमआरपी आपको गवर्नमेंट से डिसाइड कराना पड़ेगा। आप ओवर एमआरपी कर रहे हो तो भी गवर्नमेंट आपको फाइन कर सकती है। तो अगर इस चीज पे कंट्रोल गवर्नमेंट का है तो वो क्या है? सोशलिज्म।
और इस चीज पे कंट्रोल अगर कम्युनिटी का है, कलेक्टिव है, तो वो क्या है? कम्युनिज्म। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो इन तीनों चीजों को। ठीक है, एक दिन के लिए काफी है, नहीं तो ओवर हो जाएगा आप लोगों के लिए। हालांकि ये सब चीजें बार बार रिपीट होंगी। कम्युनिज्म हम बार बार रिपीट करेंगे, सोशलिज्म बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है, कैपिटलिज्म बार बार रिपीट होगा। ये तो मैंने आपको को एक ओवरव्यू दिया है कि कैसे चीजें सोसाइटी में हुई हैं, ठीक है, और वो कैसे हम उनको आगे पढ़ेंगे तो वो कैसे आज की हमारी सोशल लाइफ से रिलेट होंगी। ठीक है, ताइवान तो सोशलिस्ट कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ ताइवान, रिपब्लिक ऑफ चाइना इसीलिए बोलता है वो आपको, अपने आप को ROC, दैट इज कंप्लीटली रिपब्लिक कंट्री है वो। मतलब वहां का जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ताइवान में, लेकिन वहां का प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है लोगों के द्वारा, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है वो आप लोगों को ऐसे पता होना चाहिए, नहीं है तो धीरे धीरे पता लग जाएगा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है।